आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 22वां लेक्चर है, जिसमें हम गांधी इरविन समझौता देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत की चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, जो कि हमें महेश अग्रवाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं। NCERT पुस्तक अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न NCERT से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न यहीं से आते हैं, चाहे प्रश्नों को घुमा के क्यों न पूछा जाए। चूंकि हम यह महेश अग्रवाल सर की NCERT से कवर कर रहे हैं और इसमें प्रश्न के माध्यम से चीज़ें दी हुई हैं, तो हम प्रश्न से कवर करेंगे, लेकिन जहाँ आवश्यक होगा हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे भी। इससे हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे और टॉपिक की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता थे उस समय और इरविन भारत के वायसराय थे। ये ऐसी सिचुएशन आ गई सरकार के पास, एक ही गूढ़ बात है इसमें कि कहीं इससे अर्थ यह निकलता है, एक राष्ट्रीय नेता को सरकार के समक्ष दर्जा दे दिया गया कि सरकार उनसे बात कर रही है। एक राष्ट्रीय नेता को, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस नेता को सरकार के समक्ष उन्हें बात की, तो एक सरकार के बराबर का दर्जा एक राष्ट्रीय नेता को प्रदान किया गया। ये इसमें महत्वपूर्ण घटना मानी है, जो कि लिखित रूप से तो नहीं है, लेकिन हमें यही पता चल रहा है कि गांधी जी उस समय राष्ट्रीय नेता थे, इरविन भारत के वायसराय थे और वो सरकार का प्रतिनिधि हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये महत्वपूर्ण घटना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें सरकार ने कुछ बातें रखी, जिसको नेताओं ने माना, नेताओं की ओर से गांधी जी ने माना, और कुछ नेताओं की ओर से गांधी जी ने रखा और उसको सरकार ने माना। कुछ मांगों को नहीं माने, उन मांगों को हम अलग अलग देखेंगे। आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? समझौते का अर्थ ही हुआ कि कुछ बातें हम मानेंगे, कुछ बातें आप मानेंगे, अर्थात कुछ बातें सरकार राजनेताओं की मानेगी और कुछ बातें राजनेता सरकार की मानेंगे। तो गांधी इरविन समझौते में उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, उसका स्थगन किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगन करने की बात की गई थी और इसी आंदोलन में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। कब? 12 मार्च 1930 से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, दूसरा 31 और तीसरा 32 में। तो गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो एकमात्र बार कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तीनों में से, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे एक नोट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसमें कई फैक्ट हैं, आप इन फैक्टों को देख लीजिएगा कि पहली बार तो ऐसा है कि कांग्रेस ने भाग लिया, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। जब गांधी जी लंदन गए
तो वो SS राजपूताना जहाज में बैठ कर गए। तो ये SS राजपूताना क्या था? जहाज था जिस पर बैठकर महात्मा गांधी लंदन गए थे। और जब वो लंदन पहुंच गए तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो कभी बार प्रश्न पूछा जाता है कि लंदन में वो कहाँ ठहरे थे, तो वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौते के बाद। आगे, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय राजनेता ने भाग लिया था? क्योंकि यह प्रश्नों के माध्यम से है तो वो प्रश्न कहीं दिए रहे होंगे, उसी प्रश्न को इसमें कवर किया गया है। और ऑप्शन में रहा होगा कि कौन कौन से नेता ने भाग नहीं लिया, तो उनमें से एक राजनेता के भाग लेने की बात की गई थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ये मोहम्मद अली बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि लीग से रिलेटेड थे, मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे। आगे है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल के द्वारा किया गया था। जैसे एकमात्र बार कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी गए थे तो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, उसी तरीके से ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल के द्वारा किया गया था। और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, दलितों के प्रतिनिधि कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? BR अम्बेडकर। उन्हें BR अम्बेडकर को दलितों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बुलाया गया था। अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। यहाँ पे एक नोट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी जी सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उन्होंने कहा ये अर्धनग्न फकीर है जो हमारे इतने बड़े साम्राज्य को हिला रहा है, तो जिनके शरीर पे कपड़े नहीं और पूरे देश को आज़ाद करने की बात करता है। तो अर्धनग्न फकीर की संज्ञा उसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को दी थी। आगे है, यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात की गई है, हम तीनों यहीं कवर कर लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, 12 नवंबर को, जब तक चला हो, जैसे 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, वह 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को, मुख्यतः तिथि में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 31 और तृतीय 32 में हुआ। तो तीनों तिथि याद रखिएगा, कभी कभी जैसे कोट मिलाने के लिए दे देता है और सन दे देता है। आगे है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किस मुद्दे पर सफल नहीं रहा? अतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन सी ऐसी चर्चा थी जिस पर उसको सफल नहीं किया गया, गांधी जी ने उसको मानने से इनकार कर दिया? वह मुद्दा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। सांप्रदायिक, जिसे हम सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट, ये क्या था? इसके द्वारा अंग्रेजों ने दलितों को भी, जो भारत में दलितों को, उन्हें हिंदुओं से अलग मानकर कहा आप दलित हैं और आपको पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। वही पृथक निर्वाचन जो
1909 में मुसलमानों को दिया गया था, उसी तरीके से दलितों को भी बांट देने की बात सांप्रदायिक पंचायत में की गई थी। इसी मुद्दे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। तो कभी कभी प्रश्न आता है सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय कब? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। इसी के तहत पूना पैक्ट हुआ, हम आगे घटनाएं देखेंगे, जिसमें गांधी जी ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे कि सांप्रदायिक पंचायत हो या दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाए। यह देश को बांटा जा रहा है, दलितों को और पीछे खींचने का ये प्रावधान है। आगे है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अधिवेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में पटेल जी के द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी में मूल अधिकारों की चर्चा हुई थी और आर्थिक कार्यक्रम बनाने की बात हुई थी कि कुछ प्लानिंग होनी चाहिए देश के लिए कि किस तरीके से विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो संकल्प प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है, किस भारतीय राजनेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? अभी अभी हमने देखा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर जी ने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर जी को दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। आगे है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने से तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से हमने देखा था जब लखनऊ सम्मेलन हुआ था 1916 का, लखनऊ अधिवेशन, तो उसमें गर्म दल और नरम दल, कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ तो तिलक एवं एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी प्रकार जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी को मनाने का कार्य कि नहीं आप सरकार से समझौता कीजिए, वो भी हमारी कुछ बातें माने, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू जी ने निभाई थी। ये आप याद रखिएगा। आगे है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। उन्होंने कहा गांधी जी तो महात्मा हैं ही, इरविन भी महात्मा हैं, तो इसकी संज्ञा उन्होंने सरोजनी नायडू ने दी थी। और महात्मा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को, महात्मा गांधी को महात्मा की उपमा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। आगे है, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो यह कराची में हुआ, कराची वर्तमान के पाकिस्तान में है। 1931 में हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, जिसमें ये पुष्टि की गई कि हाँ गांधी इरविन समझौता होगा। और आगे हम देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट हुए जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने, और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में B.R. अम्बेडकर जी थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सांप्रदायिक पंचायत की चर्चा हो गई, दलितों को पृथक निर्वाचन देना। इसके बाद उसी की एक घटना जो कि पंचायत से रिलेटेड थी, पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। तो चलिए हम उसको देखते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनल्ड ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अभी हमने देखा जब महात्मा गांधी गए हैं तो विंस्टन चर्चिल वहाँ पे आए थे, वो प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे, वहाँ के किसी राजनेता रहे होंगे। तो जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसे मैकडोनाल्ड पंचाट भी कहते हैं, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। इसमें एक नोट है कि हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। जिस प्रकार हमने देखा था 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, उसी तरीके से 1932 के द्वितीय गोलमेज 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 32 में सांप्रदायिक पंचायत की चर्चा कर दी गई। आगे है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? पहला आमरण अनशन, भूख हड़ताल नहीं, आमरण अनशन। उन्होंने कहा हम तब तक नहीं अन्न ग्रहण करेंगे जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी, यदि हमारी बात नहीं मानी गई। चूंकि अनशन करना और भूख हड़ताल करना ये सब महात्मा गांधी जी के एक प्रयास थे अपनी बातों को मनवाने के। तो पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत के समय किया। सांप्रदायिक पंचायत अगस्त 1932 में घोषित हुआ। आगे है, पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अंबेडकर बाबा के मध्य समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। यह दलित वर्ग से संबंधित था। दलितों को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी सांप्रदायिक पंचायत में। आगे है, B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य समझौता कहाँ हुआ था? पूना में, जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। अगस्त में आया था, 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। ये तिथि याद रखिएगा। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य। आगे है, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ संघ की चर्चा होगी, कुछ बातों की चर्चा होगी, उनको हम आगे देखेंगे। तो दलित वर्गों का संघ B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पे एक नोट है कि विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय विंस्टन चर्चिल एक राजनेता थे, जो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा तो वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। तो विंस्टन चर्चिल सहित अनेक नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो ये आप याद रखिएगा, चूंकि अंग्रेज है तो अंग्रेजों की ही बात मानेंगे, तो अंग्रेज अगर कोई बात भारतीयों की माने होंगे तो उसमें उन्होंने विरोध किया। आगे है, सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गईं? तो दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटों की बात थी और पूना पैक्ट में 148 सीटें। इसका अर्थ यह हुआ कि पूना पैक्ट हुआ तो महात्मा गांधी और अन्य राजनेताओं ने कहा कि हम आपको पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, लेकिन जो 71 सीटें निर्धारित की गई हैं उसको बढ़ाकर 148 सीटें, लगभग दुगने से अधिक। उन्होंने कहा 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हो जाएंगी कि इन सीटों पर दलित खड़े होंगे। वोट सब कर सकते हैं, चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, लेकिन खड़े इन सीटों पर केवल दलित होंगे। और 71 सीटों की बात जब सांप्रदायिक पंचायत में की गई तो उसका यही अर्थ था कि 71 सीटों पर दलित ही खड़े होंगे और उनको वोट भी सिर्फ दलित ही करेंगे। ये सांप्रदायिक पंचायत का अर्थ हुआ। तो पूना पैक्ट में इसी को हटा दिया गया कि सिर्फ दलितों को दलित वोट नहीं करेंगे, बाकी अगर प्रतिनिधित्व की बात है तो 71 सीटों की बजाय 148 सीटों पे केवल दलित खड़े होंगे, लेकिन वोट सब मिलकर करेंगे। तो ये अंतर है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है। यह कथन किसका है?
महात्मा गांधी के बारे में अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये अचानक से कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं, इसके बाद उसको धूमिल हो जाता है। तो इसकी संज्ञा बी आर अम्बेडकर ने दी कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन स्तर नहीं है उसका, कि कोई उनका कोई एजेंडा नहीं होता है कि वो किसी उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, कुछ रणनीति बनाते हैं, वो अचानक से उद्गार करते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई फैक्ट याद रखिएगा। 1932 में जब पूना पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद गांधी जी ने, यही याद रखिएगा, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग किसके द्वारा स्थापित हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा। इसी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया आगे चलकर। और हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? घनश्याम दास बिरला। ये सब भारत में बड़े बड़े घराने थे, उद्योग घराने थे। आगे है, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्थान की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना, जो पहले ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग नाम से जाना गया, बाद में हरिजन सेवक संघ। आगे है, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? ये सारी घटनाएं हो रही थी। इसके बाद ये इंडिपेंडेंट पार्टी गठन किसके द्वारा किया गया? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ये प्रश्न आ जाता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा गठित की गई? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1936 ईस्वी में। तिथि भी पूछी जा सकती है और पार्टी के संस्थापक भी। आगे है, दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। हरिजन का अर्थ क्या हुआ? किन्होंने कहा हरि के लोग हैं ये। हरि मतलब उस समय, अब आज भी, लेकिन उस समय ईश्वर, हरि के भजन एक ईश्वर का रूप है। उन्होंने कहा ये एक ईश्वर के रूप है। तो हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था दलितों के लिए। तो ये हमारा आज हमने इसमें 4 टॉपिक को देखा। गांधी अरविंद समझौता, गोलमेज सम्मेलन को भी देख लिया तीनों, फिर सांप्रदायिक पंचार देखा और पूना पैक्ट। ये चारों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमने इसको देखा। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो यहाँ से प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।